नमस्कार, आप सभी का YouTube प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। जैसा कि आप पिछले वीडियोस में पढ़ चुके हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, उसके यूजेस भी पढ़ लिए, एडवर्ब्स भी पढ़ लिए, सिंस और फॉर का प्रयोग भी पढ़ लिए। अब आते हैं नेक्स्ट टेंस पर, जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो आइए देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस नंबर 5, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। चाहे इसको आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस बोल लीजिए, चाहे इसको सिंपल पास्ट बोल लीजिए, दोनों सही है। इसका इंग्लिश आईडी जो आइडेंटिफिकेशन होगा वह होगा हिंदी वाक्यों के क्रियाओं के अंत में हिंदी वाक्यों के क्रियाओं के अंत में ता था, ती थी, ते थे और आ, ए, ई शब्द आते हैं। ओके, ये हो गई इसकी पहचान हिंदी। लेकिन अगर यहाँ पे हिंदी पहचान है, ये आपकी हिंदी पहचान है। इंग्लिश की अगर हम पहचान करें, इंग्लिश आईडी अगर हम करें, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा सब्जेक्ट के साथ आपको सेकेंड फॉर्म मिल जाएगा। एक तो ऐसे आप पहचान लेना, या आप डिड प्लस, ठीक है, डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म। अगर कहीं सेंटेंस में ऐसा लिखा हुआ है तो आप समझ जाना। ये आपकी हिंदी पहचान आप जानते ही हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के हिंदी वाक्यों के क्रियाओं के अंत में ता था, ती थी, ते थे और आ, ई, ए, ठीक है, आ, ए, ई जो भी कह लो, ये वाक्य में जरूर रहते हैं। इनसे बीते हुए कार्यों का पता चलता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस डिनोट्स पास्ट एक्शंस, यानी बीते हुए कार्यों को बताता है। पास्ट एक्शंस, ध्यान दीजिएगा, इसमें हमेशा जो भी बात होंगी वह पास्ट की होंगी। ये हिंदी पहचान हो गई। लेकिन इंग्लिश पहचान में आपको कहीं सब्जेक्ट और सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब मिल जाए, ध्यान दीजिएगा, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब मिल जाए तो वह पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही होगा। या कहीं पर आपको डिड दिखाई दे किसी भी सेंटेंस में, या कोई बोले और उसके साथ फर्स्ट फॉर्म तो लगा ही होगा, तो यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब होगी। आइए इसके हम हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बारे में चर्चा कर लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब इसमें हमेशा किसका प्रयोग किया जाता है? डिड का। यह सिंगुलर प्लस प्लूरल दोनों सब्जेक्ट के लिए आता है। याद रखिएगा, सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट दोनों के लिए आएगा। और इसमें जो मेन वर्ब होगी, तो मेन वर्ब में आप यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म का भी प्रयोग करेंगे, सेकेंड फॉर्म का भी प्रयोग करेंगे। यहाँ चाहो तो आप सब्जेक्ट लिख सकते हैं, दोनों का यूज़, ठीक है, समान रूप से डिड के साथ होगा, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। तो देख लीजिए, इतना समझ जाइए आप पहले। पास्ट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस, ठीक है, अनिश्चित बीता हुआ काल या भूतकाल। पास्ट इंडेफिनिट टेंस डिनोट्स पास्ट एक्शंस। ओके, हिंदी वाक्यों के क्रियाओं के अंत में, इस टेंस के हिंदी वाक्यों के क्रियाओं के अंत में ता था, ती थी, ते थे या आ, ए, ई शब्द जरूर रहते हैं। इंग्लिश पहचान है, कहीं सब्जेक्ट के साथ सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब मिल जाए। इंग्लिश में अगर हिंदी कहीं न लिखा हो, इंग्लिश का सेंटेंस लिखा हो, तो हम कैसे पहचानेंगे? ऐसे पहचानेंगे, सब्जेक्ट के साथ सेकेंड फॉर्म हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, तो वहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस होगा। या कहीं डिड लगा हो, चाहे नेगेटिव हो, इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो, वहाँ पर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी रहेगी, तो वह समझ जाना कि यह जो सेंटेंस है वह पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है।
हेल्पिंग वर्ब जो सहायक क्रिया होती है, इसमें सिंगुलर और प्लूरल दोनों प्रकार के सब्जेक्ट के साथ आप हमेशा डिड का प्रयोग करेंगे। इसमें केवल एक ही हेल्पिंग वर्ब होती है, दो नहीं होती। और मेन वर्ब के रूप में फर्स्ट फॉर्म का भी प्रयोग किया जाता है और सेकंड फॉर्म का भी प्रयोग किया जाता है। ओके, तो लेकिन इसके बाद जब हम आते हैं, ठीक है ना, ये तो हो गया आपका पहचान और हेल्पिंग और मेन वर्ब। जब हम आते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में, सबसे पहला अफर्मेटिव सेंटेंस में तो सेंटेंस स्ट्रक्चर लिखते हैं। तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, सब्जेक्ट के बाद क्या हो जाएगा, मेन वर्ब, मेन वर्ब के बाद क्या होगा, डिटरमिनर, देखिए सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। उसके बाद हो जाएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद हो जाएगा अदर्स। ये आपका अफर्मेटिव या पॉजिटिव या सिंपल जिसको बोलते हैं उसका स्ट्रक्चर है। अभी नेगेटिव, इसमें डिड नहीं आता, ध्यान दीजिएगा। अभी डिड का आगमन जो होगा वह नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में होगा, वो भी नेवर वाले नेगेटिव में नहीं। तो ये अफर्मेटिव का है। एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पे, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, वह बाज़ार जाता था, ध्यान दीजिएगा, वह बाज़ार जाता था, या आप लिख दीजिए वह बाज़ार गया। ओके, दोनों एक ही है। कौन बाज़ार गया, वह सिंगुलर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन ही है, कहाँ गया, बाज़ार जाता था। देख लो यहाँ पे ता था, पहचान आपने देख लिया, हिंदी क्रिया जाना के साथ ता था आया है, तो देख लीजिए यहाँ पर ता था है। या गया, आ, देखो आ की मात्रा यहाँ पर है, तो यहाँ देखिए आ, देख रहे हैं, तो गया या जाता था, बात एक ही है, गई या जाती थी ये भी है। या ऐसे भी हो सकता है, वह बाज़ार जाया करता था, वह खाना बनाया करती थी, राम स्कूल जाया करता था, वह मुझसे पढ़ने आया करता था। ऐसे करता था, करती थी, करते थे, ऐसे भी अगर सेंटेंस में आए पीछे लास्ट में हिंदी में, तो वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिख देंगे। सब्जेक्ट आपका कौन होता है भाई, ही। यहाँ पे देख लीजिए आपको मिल गया, कौन लगाइए, करता पाइए, तो ही हो गया। अब आएंगे सेकेंड फॉर्म, जाना का फर्स्ट फॉर्म होता है गो, इसके सेकेंड फॉर्म को लगाएंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, वेंट। ओके, ही वेंट, डिटरमिनर नहीं आया, ऑब्जेक्ट नहीं आया, अदर। अब ये जो है बाजार ऑब्जेक्टिव ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है, गो ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है, इसलिए वेंट भी ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है, इसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं आता। तो ही वेंट टू मार्केट, जो प्लेस को डिनोट कर रहा है, बाजार प्लेस को डिनोट कर रहा है, तो उसको हम लिख देंगे। देख लीजिए, अगर कोई प्लूरल हो जाएगा, जैसे तुम मुझे कल बुलाए या बुलाते थे, बुलाए मान लीजिए, देखिए ये आ गया यहाँ पे, कल बुलाए, बीता हुआ कल, तो तुम का क्या हो जाएगा, यू। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अदर लास्ट में ऑब्जेक्ट डिटरमिनर, यहाँ पे दूसरे नंबर पे क्या है आपका, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। कॉल का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, कॉल्ड, यू कॉल्ड, डिटरमिनर नहीं आया है, ऑब्जेक्ट आया है मी। ठीक है, यू कॉल्ड मी, कब बुलाए, कल, तो कल का क्या हो जाएगा, एस्टरडे। बीते हुए कल के लिए किसका यूज़ करते हैं, एस्टरडे का। आने वाले कल के लिए टुमारो का। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर डिटरमिनर, डिटरमिनर का मतलब आप जानते ही हो, किसी नाउन से पहले आने वाला, ठीक है, वह शब्द जो उस नाउन की विशेषता बतलाए। ठीक है, गुड, बैड, ब्यूटीफुल, हैंडसम, ये सब भी एडजेक्टिव होते हैं। ठीक है, इनको भी डिटरमिनर की श्रेणी में रख सकते हो, लेकिन मूल डिटरमिनर वे होते हैं जो नाउन के पहले आएंगे ही, ठीक है, और उनकी विशेषता भी बतलाएंगे। तो इस तरह से देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। इसमें एक वचनकर्ता के साथ भी सेकंड फॉर्म लगा है, बहुवचनकर्ता के साथ भी सेकंड फॉर्म लगा है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का यही स्ट्रक्चर होता है। इसी स्ट्रक्चर पर आप पूरा अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला मैंने संडे स्पेशल में बताया था, गया गया गया। संडे स्पेशल क्लास में मैंने एक बार वीडियो बनाई थी तो उसमें बताया था, तो सेम वही तो है, गया वेंट टू गया, वही टेंस मैंने बताया था। तो देख लीजिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस आप पढ़ रहे हैं। ओके, तो इस प्रकार से ये अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। अगर हम इसके नेगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं, ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस में अगर आप आते हो तो नेगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होगा कुछ इस तरह से बन जाता है। देखिए ये आपका हो गया सेकंड आपका हो गया नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर। सबसे पहले किसको लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद डिड जो हेल्पिंग वर्ब होगी, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, नॉट के बाद क्या लिखेंगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, फिर उसके बाद डिटरमिनर, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट के बाद क्या लिखेंगे, अदर। ठीक है, ये आपका अदर हो गया। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लिखेंगे सीता पूजा
नहीं करती थी, नहीं करती थी। सीता पूजा नहीं करती थी। कौन पूजा नहीं करती थी? सीता। तो यहाँ पर लिख देंगे सीता। अब चूंकि देखिए टी थी, नेगेटिव सेंटेंस इसी टेंस का है, तो डिड नॉट नेगेटिव हो गया। थर्ड पोजीशन पे कोई भी टेंस पढ़ लीजिए, मॉडल पढ़ लीजिए, कोई भी यूज़ पढ़ लीजिए, आपको जो नेगेटिव सेंटेंस की बात कर रहा हूँ, केवल जो नॉट मिलने वाला है वो हमेशा थर्ड पोजीशन पे ही मिलने वाला है। यहाँ सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट ए फिक्स रहता है, हेल्पिंग वर्ब के साथ टेंस में जरूर आता है, मॉडल में जरूर आता है। तो सीता डिड नॉट। अब पूजा करना को क्या बोलते हैं? वर्शिप। देखिए फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म लिखा जाएगा, अब सेकंड फॉर्म का प्रयोग नहीं किया जाएगा। अगर कोई बहुवचन वाला लिख लेंगे, हम लोग परीक्षा पास नहीं किए, देख लीजिए यहाँ पर भी किए आया है, ठीक। हम लोग परीक्षा पास नहीं किए तो क्या हो जाएगा? वी डिड नॉट, चाहे डिडंट लिख दीजिए, चाहे डिड नॉट पास द एग्जामिनेशन, ये आपका हो गया, ठीक है। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ऑब्जेक्ट। यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट, यहाँ पे वर्शिप, सी डिड नॉट वर्शिप, ऑब्जेक्ट वगैरह नहीं आया, छोड़ देंगे। तो इस प्रकार से नेगेटिव होता है। सबसे देखिए मेन मायने रखता है यही, इस स्ट्रक्चर को आप ध्यान दे देंगे, आपका कोई भी सेंटेंस गलत नहीं होगा। तो इस प्रकार से ये फर्स्ट नेगेटिव होता है। लेकिन इसमें अगर दूसरे नेगेटिव की बात करें तो दूसरा नेगेटिव भी इसमें स्ट्रक्चर लेकर आता है, वह नेवर वाला होता है। तो इसमें नेवर वाला भी सेंटेंस काफ़ी यूज़ किया जाता है, जिसको अगर हम देखें तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद आ जाएगा नेवर, नेवर के बाद आ जाएगा तुरंत सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है। ये आपके आ जाएगा सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, फिर डीएम, फिर ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद अदर्स। देख लीजिए ये है नेवर के लिए। अब देखिए नेवर में क्या अंतर है, इसमें बड़ी बात यह है कि न डिड का प्रयोग किया जाएगा न नॉट का प्रयोग किया जाएगा। इसमें सब्जेक्ट के जस्ट तुरंत बाद नेवर आएगा और अपने साथ कौन सा फॉर्म लेके आएगा? सेकंड। जैसे इसी तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी था कि सब्जेक्ट के बाद नेवर, नेवर के बाद मेन वर्ब और ऐसे यस भी लेके आ रहा था एक वचनकर्ताओं के साथ। तो यह एक तरह से कह लो तो नेवर के लिए विशेष रूल है। जैसे तुमने कभी गाली नहीं दी या दिया, तुमने कभी गाली नहीं दी। देखो ई आ गया यहाँ पर, लेकिन एक चीज़ ध्यान देना, सेंटेंस में कभी और नहीं दोनों चाहे अलग अलग हों, दोनों चाहे साथ साथ हों, दोनों के लिए समान रूप से किसका यूज़ किया जाएगा? नेवर का। नेवर का अपोजिट होता है एवर या ऑलवेज, ठीक है। तो ये दोनों साथ में भी हो सकते हैं और अलग अलग। देखिए तुमने गाली कभी नहीं दी, ये भी ठीक है। तुमने गाली कभी नहीं दी, ये भी ठीक है। और तुमने कभी गाली नहीं दी, दोनों होने चाहिए, चाहे साथ में हो चाहे अलग अलग हो, दोनों के लिए नेवर का यूज़ होगा। तो तुमने का क्या हो जाएगा? यू। अब सेकंड पोजीशन पे क्या आएगा? नेवर, ठीक है। अब फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब नहीं है, सेकंड फॉर्म। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक होगा। अगर आप नॉट का प्रयोग करते हो तब भी मिस्टेक हो जाएगी, जब यहाँ पर आप डिड का प्रयोग करते हो तब भी गलती हो जाएगी। नेवर आते ही डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म तीनों चला जाता है। तो सेकंड फॉर्म गाली देना को क्या बोलते हैं? एब्यूज। तो एब्यूज का क्या हो जाएगा? एब्यूज्ड। यू नेवर एब्यूज्ड। इस प्रकार से यह आपका नेवर वाला हो जाएगा। सिंपल है, इसमें सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जैसे उसने कभी गाली नहीं दी तो ही नेवर एब्यूज्ड, राम ने कभी गाली नहीं दी तो राम नेवर एब्यूज्ड। इस प्रकार से दोनों प्रकार के जो सब्जेक्ट्स हैं, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, दोनों के साथ नेवर का प्रयोग समान रूप से होगा और सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब का भी प्रयोग होगा। डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग ऐसे सेंटेंसेस में नहीं किया जाता है। ओके। इसके बाद नेगेटिव सेंटेंस के बाद, ये नेगेटिव का फर्स्ट सेकंड था, अब आएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस आप जानते ही हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है क्या से शुरू होने वाले वाक्य, जिसको इंग्लिश में एस नो टाइप सेंटेंस कहते हैं, और दूसरा होता है WS टाइप सेंटेंस,
जिनकी हिंदी वाक्य में बीच में आती है और उनको उठाकर सबसे पहले लिखा जाता है। तो आइए तीसरे नंबर पे हम देख लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और इसमें पहला देख लेते हैं एसनो टाइप सेंटेंस। ओके, ये आपके हो गए एसनो टाइप सेंटेंस। तो सबसे पहले अगर सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात कर लें तो हेल्पिंग वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आ जाएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, फिर आ जाएगा डीएम यानी डिटरमिनर, फिर आ जाएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद क्या आएगा अदर, अदर्स के बाद फिर एक चिन्ह आएगा, वो होगा इंट्रोगेशन मार्क। तो देख लीजिए इंट्रोगेटिव मार्क भी यहाँ पे है। एग्जाम्पल के रूप में अगर हम देखें तो यहाँ पर हो जाएगा क्या मोहन स्कूल पैदल जाता था, यानी बीते हुए समय की बात हो रही है। क्या मोहन स्कूल पैदल जाता था? अगर जाता था तो कहेगा, कोई भी पूछेगा क्या मोहन स्कूल पैदल जाता था, तो जाता था तो बोलेंगे हाँ स्कूल पैदल जाता था। नहीं जाता है तो बोलेंगे नहीं स्कूल पैदल नहीं जाता था, वो तो साइकिल से जाता था। तो इसमें हाँ ना में जवाब दिया जाता है, इसलिए इसको एसनो टाइप सेंटेंस कहते हैं, बता ही दिया गया है पिछले वीडियोज़ में। तो इसकी अंग्रेजी ध्यान देना, आपको कई बार बताया जा चुका है किसी भी हिंदी वाक्य में क्या सबसे पहले आए, ये जो शब्द है क्या सबसे पहले आए, तो उस सेंटेंस में जब हम उसका ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश का तो उसकी अंग्रेजी व्हाट नहीं लिखते हैं, तब क्या लिखते हैं उस सेंटेंस को देखते हैं कि वो सेंटेंस किस टेंस का है, किस यूज का है, किस मॉडल का है, उसको देख लेते हैं। फिर उस सेंटेंस में प्रयोग होने वाली हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया, मेन वर्ब, उनको देखते हैं। फिर सब्जेक्ट को देखते हैं, सब्जेक्ट के अनुसार तब हम उसको लगाते हैं। इसमें सब्जेक्ट से कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि इसमें जो है हेल्पिंग वर्ब एक ही है। अगर दो होता इज एम आर की तरह, तीन होता हैज़ हैव हैड की तरह ऐसे होता, तो वहाँ पर डू डज की तरह होता, तो एक वचन बहुवचन को देखते हैं। लेकिन यहाँ पे दोनों के साथ यूज़ होता है, तो सबसे पहले क्या लगा देंगे हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब टेंस की क्या है डिड। ओके, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है मोहन, तो मोहन को लिख देंगे डिड मोहन। फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब जाना, जाना को क्या बोलते हैं गो, फर्स्ट फॉर्म ही हो गया। डिड मोहन गो, कहाँ जाता है स्कूल, गो टू स्कूल। कैसे जाता है ऑन फुट, उस समय जाता था, ये हो गया। देखिए डिड मोहन गो टू स्कूल ऑन फुट। ओके, अगर आप चाहते हैं कि इसको हम सर निगेटिव अगर बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे, तो इसका अगर आप निगेटिव सेंटेंस बनाना चाहोगे तो आप ऐसे लिख दीजिए डिड मोहन नॉट, ध्यान दीजिएगा मेन वर्ब से पहले आपका नॉट लग जाएगा, गो टू स्कूल ऑन फुट। ये हो गया इंट्रोगेटिव निगेटिव। देख लीजिए, यानी आपको क्या करना है फर्स्ट सेकेंड थर्ड नंबर पे यहाँ पे जो आप देख रहे हो मेन वर्ब से पहले नॉट लगा देना है। देखिए मेन वर्ब से पहले नॉट लग गया है, ये आपका हो गया एसनो टाइप का इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। इसी प्रकार के कितने भी सेंटेंस आपको मिल जाएं आप इसी स्ट्रक्चर पे सारा लगाएंगे। ये आपका इंट्रोगेटिव का पहला हो गया। इंट्रोगेटिव का दूसरा WS टाइप होता है, लेकिन यह अफर्मेटिव इंट्रोगेटिव है, ये नेगेटिव इंट्रोगेटिव है। तो नॉट आपको हमेशा किस पोजीशन पे लगाना है। हाँ, कभी कभी ध्यान देना, ऐसे भी अगर सेंटेंस आपको मिल जाए तो ये गलत नहीं है। ऐसे डिडंट मोहन गो टू स्कूल ऑन फुट, ध्यान दीजिएगा ये भी सेंटेंस सही है। अगर कहीं पर आपको ऐसे हेल्पिंग वर्ब प्लस शॉर्ट रूप नॉट का ऐसे मिल जाए अपॉस्ट्रोफी लगा करके ऐसे, तो ये भी सेंटेंस सही माना जाता है। स्पीकिंग में ज़्यादा यही बोलते हैं, तो यह भी सही है और यह भी सही है। किसी भी टेंस में यूज़ में आप इसका यूज़ कर सकते हो। इस फार्मूला से थोड़ा सा ही अलग हो जाएगा, यानी डिड के बाद, हैज़ के बाद, हैव के साथ, इज के साथ, एम के साथ, आर के, डू, डज, जितने भी हैं, कैन, कुड, मे, माइट, जितने भी हेल्पिंग वर्ब्स हैं सबके साथ यहाँ पर आपको छोटा वाला रूप नॉट का लगा देंगे, बाकी सब्जेक्ट बाकी अन्य को लिख देंगे। ऐसे लिखा जाता है, यह भी सेंटेंस सही होता है। तो WS टाइप की बात अगर हम करें फ्रेंड्स, तो WS टाइप सेंटेंस कुछ इस प्रकार से बनेगा और उसका स्ट्रक्चर जो होगा कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। देखिएगा, अब आपका यहाँ पे एसनो टाइप सेंटेंस था, इसको हम WS टाइप सेंटेंस बना देते हैं। ठीक है, तो WS टाइप सेंटेंस बनाने के लिए आपको थोड़ा सा परिवर्तन करना पड़ेगा जो आप जानते हो। यहाँ पे केवल आपको इंट्रोगेटिव वर्ड जोड़ देना है। देख लीजिए, बस हो गई। इंट्रोगेटिव वर्ड को क्या करना है ऐड कर देना है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लेंगे
तो जैसे आपका हो गया वह कहाँ गया, नॉर्मल सा कोई हम ले लेते हैं शब्द, वह कहाँ गया। देखिए यहाँ पे प्लेस पूछा जा रहा है, कहाँ प्लेस को डिनोट करता है, वह कहाँ गया। प्लेस के बारे में कोई जानना चाहता है तो बताएगा वह जयपुर गया, वह बनारस गया, वह जौनपुर गया, वह इलाहाबाद गया, कोई भी बोलेगा यहाँ पे तो ये हमेशा प्लेस ही आएगा। तो जो भी प्रश्नवाचक शब्द हैं उनकी इंग्लिश आप जानते ही हैं, किससे शुरू होती है, WS से, चाहे व्हाट हो, हुम हो, विच हो, हुज हो, ऐसे। लेकिन हाउ और हाउ से बनने वाले जो शब्द हैं उनको छोड़ करके, इसीलिए इनको WS टाइप सेंटेंस कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, पहला जो 2 शब्द होते हैं, अक्षर होते हैं, वह WS से शुरू होते हैं। जैसे कहाँ की इंग्लिश होती है, वेयर। देख लीजिए ये पहले 2 अक्षर जो हैं WS से शुरू हुए हैं। एक कहीं भी बीच में आए इनको उठा के सबसे पहले लिखा जाता है। फिर आते हैं सब्जेक्ट के बाद, सब्जेक्ट को देख करके हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। इसमें हेल्पिंग वर्ब एक ही है तो सब्जेक्ट को देखने की ज़रूरत नहीं है। दूसरे नंबर पे देखिए ये हो गया प्रश्नवाचक शब्द। अब आएंगे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है, डिड होती है। ओके, डिड के बाद सब्जेक्ट लगा देंगे, सब्जेक्ट आपका कौन है, शी। उसके बाद गया, फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, गो। इस प्रकार से अगर आपका इसका इंटरोगेटिव नेगेटिव आप बनाना चाहते हो तो इंटरोगेटिव नेगेटिव में आपको क्या करना है, मेन वर्ड से पहले वहाँ पर भी नॉट लगाए थे, यहाँ पर भी आप नॉट वैसे ही लगा देंगे। वेयर डिड शी नॉट गो। देखिए ये आपका इंटरोगेटिव नेगेटिव हो गया। तो ये हो गया इंटरोगेटिव, अफर्मेटिव इंटरोगेटिव, ये हो गया नेगेटिव इंटरोगेटिव। तो इस प्रकार से नेगेटिव भी बन जाता है। आपको क्या करना है, मेन वर्ड से पहले नॉट, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ पोजीशन पे आपको नॉट लगा देना है। ये तो हो गया इंटरोगेटिव। लेकिन इनके अलावा अगर कौन वाला आता है, ध्यान दीजिएगा ये कौन के लिए स्पेशल है। तो सबसे पहले हु लगाते हैं, ठीक है, फिर सेकेंड फॉर्म लगा देते हैं, फिर डिटरमिनर लगा देते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लगा देते हैं, ऑब्जेक्ट के बाद अदर, अदर के बाद क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे देखिए केवल हु के लिए, जिसका हिंदी होगा किन्होंने, किसने और कौन, ऐसे आएगा। तो जैसे तुम्हें, ऐसे आएगा, तुम्हें कौन बुलाया, तुम्हें कौन बुलाया, या कौन तुम्हें बुलाया। ये चाहे हिंदी वाक्य शुरू में हो, चाहे बीच में हो, चाहे कौन हो, चाहे किन्होंने हो, चाहे किसने हो, इसका एक ही इंग्लिश होती है हु, सब्जेक्ट के रूप में। ध्यान दीजिएगा यहाँ अलग से कोई सब्जेक्ट नहीं आया है। देखिए ये आपका वर्ब हो गई हिंदी की, तुम्हें, तुम्हें ये ऑब्जेक्ट है, आगे आया तो ये मत सोचना क्या सब्जेक्ट है, क्योंकि कोई बुलाएगा तो इस पर प्रभाव पड़ेगा। जिस पर सब्जेक्ट के कार्य का फल पड़ता है वो ऑब्जेक्ट होता है। कैसे, इसमें देखिए वह, तुम, मैं, राम, श्याम, गीता, सीता, हम, वे, बच्चे, ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है जैसा कि देखो यहाँ पर आया है, देख रहे हैं। तो इसका अगर आंसर देंगे तो हमें कुछ न कुछ मिलेगा। तुम्हें कौन बुलाया, तो इसका आंसर मुझे राम ने बुलाया। किसने बुलाया, राम ने। तो ये जो राम ने है बुलाने का काम कर रहा है, तो ये सब्जेक्ट है। ध्यान दीजिएगा, जब ये सब्जेक्ट है इनके बदले जो आ रहा है वो सब्जेक्ट है, तो ये भी सब्जेक्ट है। अंतर क्या है, ये सब्जेक्ट के साथ साथ प्रश्नवाचक शब्द भी हैं, ये सब्जेक्ट के साथ साथ प्रश्नवाचक शब्द भी हैं। तो जिस पास्ट टेंस में यानी इंडेफिनिट टेंस में अगर हिंदी वाक्य में चाहे शुरू में चाहे बीच में कौन, किसने, किन्होंने शब्द आएँ और सब्जेक्ट और प्रश्नवाचक शब्द दोनों का काम करें, ऐसे में हमें हु को सबसे पहले लिखना चाहिए और उसके साथ सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग करना चाहिए। इसमें डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो हु हो गया, बुलाना का क्या होता है, कॉल्ड होता है, और यहाँ पे यू है ऑब्जेक्ट के रूप में, तो यहाँ पे लिख देंगे यू, यानी तुम्हें का यू होता है। अगर इसका नेगेटिव बनाना चाहते हो तो डिड आ जाएगा। ध्यान देना, हु डिड नॉट कॉल यू। अगर जैसे ही नॉट लगेगा यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, और डिड आएगा तो क्रिया अपने फर्स्ट फॉर्म में मूल अर्थ में आ जाएगी। तो देख लीजिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में था ऐसा रूल। हु जब प्रश्नवाचक शब्द और कर्ता दोनों का काम करे तो वहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब हु के बाद लगाते हैं, डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग नहीं करते हैं। ओके, कैसे पता चलेगा कि ये सब्जेक्ट है, इसका हिंदी में अर्थ दे लीजिए। तुम्हें कौन बुलाया, मुझे राम ने बुलाया। कौन तुम्हें बुलाया, राम ने मुझे बुलाया।
यानी जब भी आप जवाब दोगे इसके बदले कोई न कोई सब्जेक्ट जरूर आएगा। तो देख लीजिए ये सब्जेक्ट है, यही प्रश्नवाचक शब्द है, इसको उठा के आगे कर सकते हैं। आगे आया तब भी आगे लिखेंगे, लेकिन सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग करेंगे और फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। ठीक, निगेटिव आएगा तो डिड नॉट का प्रयोग होगा, उसके साथ साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का भी प्रयोग होगा। ओके, तो इस प्रकार से हु वाला है। कुछ स्पेशल भी हैं, उसको देख लेते हैं और नेक्स्ट वीडियो में आपको एडवर्ब्स और इसके यूज़ को भी बताया जाएगा। देखिए यहाँ पे कभी कभी क्या होता है, प्रश्नवाचक शब्द के साथ साथ ये जो प्रश्नवाचक शब्द आप देख रहे हैं, प्रश्नवाचक शब्द के साथ साथ आपको ये जो इंट्रोगेटिव वर्ड है ये एडजेक्टिव का काम करने लगता है, और इसके साथ आपको क्या मिल जाता है, नाउन, और ये किसका काम करता है, सब्जेक्ट का। ध्यान दीजिएगा, ये सब्जेक्ट का काम करता है। तो इसके साथ भी अगर इस शुरू में आए हैं तो इसके साथ भी यही रूल लागू करेंगे, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग कर देंगे, जैसे ऑब्जेक्ट, ठीक है, और अदर और क्वेश्चन वर्ड। देखिए यहाँ पे आ गया, जैसे कैसा आदमी आया, कैसा आदमी आया, मोटा आया, पतला आया, चोर आया, ईमानदार आया, कैसा है, उसकी क्या हाव भाव है, क्या गुण है। तो जब प्रश्नवाचक शब्द सबसे पहले आए और उसके साथ एक नाउन जुड़ा हो, ध्यान दीजिएगा ये प्रश्नवाचक शब्द है और ये नाउन है, और यह प्रश्नवाचक शब्द एडजेक्टिव का काम करे और ये नाउन सब्जेक्ट का काम करे, तो यह वाला इसकी विशेषता बतलाता है। अगर इसका आंसर देंगे कैसा आदमी आया, तो अच्छा आदमी आया, ध्यान देना, अच्छा आदमी आया। मान लीजिए इसका आपने आंसर दिया, तो अच्छा आदमी, तो क्या लिखोगे आप, गुड मैन, गुड मैन केम लिखे, देख लीजिए गुड को और मैन को साथ में लिखे, तो यहाँ पर भी प्रश्नवाचक शब्द को साथ में लिखना पड़ेगा। तो कैसा का क्या होता है, हाउ। अब तुरंत इसके बाद ये एडजेक्टिव काम कर रहा है क्योंकि इसकी विशेषता बता रहा है, तो मैन को साथ में लिखेंगे, हाउ मैन, क्योंकि यही करता है, ध्यान दीजिएगा यही करता है। तो इसमें क्या होता है, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग करते हैं, डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग नहीं करते हैं। तो आना का क्या होता है, कम, कम का क्या हो जाएगा, केम। बाकी कुछ आए तो लिखिए, नहीं तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगा के छोड़ दीजिए। जैसे कितने लोग तुम्हें पीटे, कितने लोग तुम्हें पीटे या पीटते थे। अब देखो कितने लोग तुम्हें पीटे, अब संख्या बता रहा है 10 लोग मुझे पीटे, तो 10 लोग का अगर करोगे तो 10 पीपल लिखना पड़ेगा ना, देखो साथ में लिख रहे हो, और 10 किसकी विशेषता बता रहा है, पीपल, पीपल नामक नाउन की, कैसे, संख्या बता करके। तो यह न्यूमरल एडजेक्टिव है जो कि फिक्स है, यहाँ पर डेफिनेट न्यूमरल है। यहाँ पर कितने, यहाँ पर हाउ मेनी फिक्स नहीं है, तो यहाँ पर दोनों को साथ में लिखना पड़ेगा। संख्या बताने के लिए हाउ मेनी का प्रयोग करते हैं, तो हाउ मेनी, लोग का क्या होता है, पीपल। अब सेकेंड फॉर्म लगाएंगे बिट का, तो बिट का सेकेंड फॉर्म यही स्पेलिंग सेम होगी, बिट बेट पढ़ेंगे इसको और इसको कर देंगे यू। देख लीजिए न डिड का प्रयोग हो रहा है, न फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग हो रहा है, ठीक है। बिट, बेट, बिटेन, तो स्पेलिंग सेम है, लेकिन पढ़ने के लिए आप इसको बेट पढ़ दोगे, जैसे रीड को आप रेड पढ़ते हो सेकंड और थर्ड को, उसी प्रकार से स्पेलिंग सेम रहेगी। तो इस प्रकार से अगर इसका नेगेटिव बनाना चाहते हो आप, इसी का नेगेटिव बनाना चाहते हो तो नेगेटिव बन जाएगा। नेगेटिव बनाओगे तो डिड नॉट लगाना पड़ेगा, हाउ मेनी पीपल, हाउ मेनी पीपल। अब डिड नॉट लगाइए, ठीक है, डिड नॉट, ये हो जाएगा डिड नॉट। अब इस बेट को, जिसको आप बेट पढ़ रहे हो उसको बीट पढ़ेंगे, बीट यू, नेगेटिव में ऐसा हो जाएगा। इसी को बनाएंगे तो हो जाएगा हाउ मैन डिड नॉट कम का, सॉरी केम का कम हो जाएगा। तो इस प्रकार से भी सेंटेंस होता है। मान लीजिए यही अगर ऑब्जेक्ट का काम कर दिया, अभी तो ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट का काम कर दिया, तो अलग से आपको सब्जेक्ट लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको लगाना पड़ेगा डिड, डिड के बाद क्या लगाना पड़ेगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या लगाना पड़ेगा, फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म के बाद अदर। ऑब्जेक्ट यहाँ आ गया तो इसको लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, पीछे ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, अदर आ जाएगा। तो इसको कैसे लगाएंगे, सेम टू सेम ऐसे ही है, अंतर इतना है कि वह ऑब्जेक्ट का काम करेगा, बाकी दोनों वही रहेंगे, एडजेक्टिव और नाउन का काम। जैसे तुम कैसी घड़ी खरीदे,
तुम कैसी घड़ी खरीदे। देख लीजिए कैसी घड़ी, तो अगर उत्तर दोगे तो कुछ न कुछ तो बताओगे। अच्छी घड़ी, तो अच्छी घड़ी को अगर लिखोगे तो क्या लिखोगे, गुड वॉच, साथ में लिखोगे ना, तो इसको भी साथ में लिखना पड़ेगा। अगर प्रश्नवाचक शब्द यहाँ पर आए, ऐसा प्रश्नवाचक शब्द जो एडजेक्टिव का काम करे, जैसे कैसा कैसी कैसे, कितना कितनी कितने, किसका किसकी किसके, कौन सा कौन सी कौन से, एडजेक्टिव का भी काम करते हैं, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। तो देखिए इंटरोगेटिव एडजेक्टिव इसलिए काम कर रहे हैं क्योंकि यहाँ नाउन आया है, तो इनको साथ में लिखना पड़ेगा। हाउ वॉच, ध्यान दीजिएगा ये फॉर्मूला बदल गया, यहाँ पर सब्जेक्ट उसमें सब्जेक्ट था, इसमें सब्जेक्ट आया है, ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। हाउ वॉच, सहायक क्रिया लगाएंगे डिड, फिर कर्ता लगाएंगे यू, फिर मेन वर्ब लगाएंगे फर्स्ट फॉर्म बाय। कुछ नहीं आया, क्वेश्चन मार्क लगा के छोड़ देंगे। तो अब देखिए, अब होना चाहिए था ये जो घड़ी है ये ऑब्जेक्ट है, इनके खरीदने का फल इन पे पड़ रहा है, लेकिन इस घड़ी को हमें पीछे लिखना था, लेकिन हमने उठा के आगे कर दिया। कारण क्योंकि यह घड़ी नामक जो नाउन है, यह प्रश्नवाचक शब्द इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव जो कैसी नामक है, जो हाउ है, हिंदी में कैसी और इंग्लिश में हाउ, इसके साथ आया है। तो जब प्रश्नवाचक शब्दों के साथ जो एडजेक्टिव का काम करें, कोई नाउन आए तो उन दोनों को साथ में ही लिखा जाता है, उनको अलग से नहीं लिखा जाता, इसको याद रखिएगा। अगर निगेटिव बनाना चाहोगे तो हो जाएगा हाउ वॉच डिड, ठीक है, हाउ वॉच डिड यू नॉट, ये हो जाएगा बाय। देख लीजिए इस प्रकार से, जैसे ही आपका निगेटिव सेंटेंस होगा वहाँ पर मेन वर्ब से पहले क्या लग जाएगा, नॉट लग जाएगा। तो इस प्रकार से इंट्रोगेटिव वर्ड जो कि एडजेक्टिव काम करे या डिटरमिनर के काम करे, वह नाउन का भी काम कर सकता है। यहाँ पे तो ऑब्जेक्ट बन सकता है, और यहाँ पे नाउन आए तो वह सब्जेक्ट बन सकता है, जैसा कि सेंटेंस में उसका काम हो। तो इस प्रकार से पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस समाप्त हुए। इसके बाद आएगा एडवर्ब्स, एडवर्ब्स के बाद आएंगे रूल्स। ओके।